एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टैटिस्टिक्स का तीसरा एमसीक्यू सेट। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक जो है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को ही हम डिस्कस करेंगे, उसी के एमसीक्यूज लेके आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा एक टॉपिक है कंपाइलेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा, जो बेस बनता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। इसलिए आज सुबह ही मैंने आप लोगों को अवेयर किया था कि आज इस टॉपिक पे आप लोगों को एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। आज के जो एमसीक्यूज है बड़े आसान मैंने आपके लिए एमसीक्यू सेट बनाया है। होप कि आप सभी क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। और हाँ, एक और पॉइंट ये है कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स का टेक्स्ट आता है कि सर आपके जो एमसीक्यूज आते हैं ये हमें कुछ अलग से एमसीक्यूज लगते हैं जो हमने अभी नहीं पढ़े हैं कुछ एमसीक्यूज इसमें से। देखिए, मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने जो आप लोगों को एमसीक्यूज दिए थे, उससे थोड़ा सा अलग हट के हमने अभी देखना है कि जो एग्जामिनर है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालांकि आप लोगों को ये नॉलेज तो होता है ऑलरेडी, लेकिन इस चीज़ से आपको डर लगता है कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वहाँ पे उस चीज़ को तैयार करने के लिए मैं जो एमसीक्यू सीरीज़ बनाता हूँ, मैं जो एमसीक्यू सेट आप लोगों के लिए बनाता हूँ, मेन फोकस ये रहता है कि एग्जामिनर किस तरह से आप लोगों को जो है मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए आपका जो माइंड है इसलिए इस तरह ट्रेन होना चाहिए ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सकें। ठीक है, बड़े ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। आप अगर आराम से क्वेश्चन को देखें, समझें, उसके बाद आंसर करें, आपको बिल्कुल लगेगा कि आपने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जाते हैं। आपको लगेगा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। व्हाट डज द टेबुलेशन फॉर्म एक्सरसाइज? टेबुलेशन फॉर्म जो हमारे पास है ये क्या एक्सरसाइज करता है, इसका एक्चुअल पर्पस क्या है? ऑप्शन ए इज गेट्स, ऑप्शन बी इज डी मॉर्गन्स पोस्टुलेट, ऑप्शन सी इज मैचिंग प्रोसेस साइकिल एंड ऑप्शन डी इज वेन डायग्राम। ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपने बताना है कि टेबुलेशन प्रोसेस जो है, टेबुलेशन फॉर्म जो है, इसका मेन पर्पस क्या है, क्या एक्सरसाइज बनता है इससे, यानी कि इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप दूसरे अल्फाजों में कह सकें। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपने राइट ऑप्शन को आंसर करना है। तो मैंने आपको बताया था कि टेबुलेशन के जब हमने एडवांटेजेस पढ़े थे, मैंने आपको बताया था कि टेबुलेशन के एडवांटेजेस में से एक एडवांटेज ये है कि ये डेटा को कंपेरेबल बनाता है, ये डेटा को एक मैचिंग के लिए तैयार करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, इट इज़ मैचिंग प्रोसेस साइकिल, यानी कि मैचिंग प्रोसेस के लिए तैयार करता है ये डेटा को। क्लियर? तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। बाकी जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये आप लोगों को जो है थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के लिए, आप लोगों को मुद्दे से हटाने के लिए कि ये ऑप्शन दिए गए हैं। मेन ऑप्शन जो है आपके पास, आप बिल्कुल अपने जो है आपकी जो राय है, आपने जो पढ़ा है उससे बिल्कुल ना हटे। ठीक है, उस पर डटे रहे तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। अगर आपने ये आंसर किया है तो मैचिंग प्रोसेस या कंपेरिटी के लिए या कंपेरेबल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसको? टेबुलेशन प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द टेबल वेयर वेरिएबल्स आर सब डिवाइडेड विथ इंटर रिलेटेड फीचर्स नोन एज? जब वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं उनको हम इंटर रिलेटेड फीचर्स में जब डिवाइड करते हैं, इंटर रिलेटेड फीचर्स में जब हम उनको सब डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज ऑर्डर लेवल टेबल, ऑप्शन बी इज सब पार्ट्स ऑफ द टेबल, ऑप्शन सी इज वन वे टेबल, ऑप्शन डी इज टू वे टेबल। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। आपने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन और टेबुलर फॉर्म में हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है किस तरह के टेबल्स हमारे पास रहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास एक वेरिएबल होता है उसके बाद सब डिवाइडेड होते हैं, उसमें जो फीचर्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ फीचर्स ही हम सब डिवाइड करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ना ही उसे ऑर्डर लेवल टेबल कहते हैं, ना ही सब पार्ट्स ऑफ टेबल कहते हैं, ना ही वन वे टेबल कहते हैं, बल्कि हम उसे क्या कहते हैं? टू वे टेबल हम उसको कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। in a tabular presentation, what is the summary and presentation of data with different non overlapping classes defined as? टेबुलर प्रेजेंटेशन में जब हम समरी देते हैं डेटा का या प्रेजेंट करते हैं डेटा को, उसमें नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी इज क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी इज ऑर्डिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी इज नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सामने ऑप्शंस है। बिल्कुल, कभी कभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन इस तरह से दिए जाते हैं, उसमें जो है फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें वर्ड्स का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि आप जो है वर्ड्स में ही गुम हो जाते हो। एक्चुअल जो मुद्दा और मकसद होता है क्वेश्चन का वो आपसे जो है उससे आपको दूर किया जाता है। एग्जामिनर का यही मेन पर्पज़ रहता है कि आप जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए।
देखिए क्वेश्चन अगर आप देखें बिल्कुल आसान से अल्फाजों में है। नॉन ओवरलैपिंग ऑफ क्लासेस जब हम बनाते हैं, डिफरेंट नॉन ओवरलैपिंग ऑफ क्लासेस, उससे हम क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं कहते हैं, ना ही हम उसे ऑर्डिनल या नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, बल्कि हम उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ही हम नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस बनाते हैं, या अदर वर्ड्स में उसी को हम टेबुलेशन भी कहते हैं। और जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस डेटा को, उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो वर्डिंग वगैरह इस्तेमाल की गई है उससे आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, आप एक काम करें, वीडियो को पॉज करें, उसके बाद अपना आंसर सोचें, उसके बाद वापस आके अपने आंसर पे टिक कर लीजिए और मेरे आंसर के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है पॉज ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो फटाफट कभी कभी क्वेश्चन को आंसर करते हैं, तो उनके लिए भी हमने ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। व्हाट आर द जनरल टेबल्स ऑफ डेटा यूज्ड टू शो डेटा इन एन ऑर्डरली मैनर नोन एज। कुछ जनरल टेबल्स हमारे पास होते हैं जो ऑर्डरली मैनर में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा को जो है प्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे टेबल्स को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज डबल कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ऑप्शन बी इज मैनिफोल्ड टेबल, ऑप्शन सी इज रिप्रोजिटरी टेबल, ऑप्शन डी इज सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। क्या कहते हैं ऐसे टेबल्स को जिनमें डेटा ऑर्डरली मैनर में प्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसे जनरल टेबल्स को हम क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था, ये स्पेशल टर्म मैंने आपको एक बार बताई थी कि उन्हें ऐसे टेबल्स को हम क्या कहते हैं। अगर आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है रिप्रोजिटरी टेबल्स। उन्हें टेबल्स को हम कहते हैं जहाँ पे डेटा जो है ऑर्डरली मैनर में, चाहे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो चाहे न्यूमेरिकल ऑर्डर में हो, उस डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे टेबल्स को हम रिप्रोजिटरी टेबल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द डिस्क्रीट एंड द कंटिन्यूअस वेरिएबल्स आर द टू टाइप्स ऑफ। हमारे पास डिस्क्रीट डेटा वेरिएबल्स हो या कंटिन्यूअस वेरिएबल्स हो, ऐसे दो टाइप जो हमारे क्लासिफिकेशन में होते हैं, कौन से क्लासिफिकेशन में होती है। ऑप्शन ए इज ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी इज टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड ऑप्शन डी इज द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। आपने बताना है कि कौन सी क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, या तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं या फिर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आई एम श्योर कि आपको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि ना ही उसको ओपन एंड क्लासिफिकेशन कहते हैं, ना ही टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन कहते हैं, ना ही उसे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं, बल्कि न्यूमेरिकल डेटा में हमारे पास डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं, इसलिए क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को कभी कभी न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, द क्लासिफिकेशन इन विच अपर लिमिट इज नॉट इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव क्लास इज कॉल्ड। ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दूसरे कॉन्सिक्यूटिव क्लास का बराबर ना हो, उस क्लासिफिकेशन, उस मेथड को हम क्या कहते हैं। जब हम टेबल बनाते हैं, टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास अपर लिमिट और दूसरे क्लास का लोअर लिमिट बराबर होता है तो उसे हम कौन सा मेथड कहते हैं, और अगर नहीं होता है तो उसे हम कौन सा मेथड कहते हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम एक मेथड से दूसरे मेथड कन्वर्ट करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को सिखाया है। ठीक है, उसमें हम अभी ज़्यादा डीप नहीं जा सकते हैं क्योंकि रिवीजन चल रहे हैं अभी हमारे। तो क्या कहते हैं उसे इंक्लूसिव मेथड कहते हैं, उसे एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं, या अदर वर्ड्स में उसे इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन या एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन कहते हैं, या मिड पॉइंट मेथड कहते हैं, या फिर रेशो मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे क्लासिफिकेशन को जिसमें हमारे पास अगर क्लासेस दिए गए हैं, एक क्लास का जो अपर लिमिट है वो दूसरे क्लास के लोअर लिमिट के बराबर ना हो, ठीक है, नॉट इक्वल, तो उससे हम कहते हैं, अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो उससे हम इंक्लूसिव मेथड कहते हैं। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ताकि हमारा जो अपर लिमिट है एक क्लास का वो दूसरे क्लास के लोअर लिमिट के बराबर हो। अगर बराबर होता है तब वो एक्सक्लूसिव बनता है। इसके लिए हमारे पास भी एक फॉर्मूला है, वो मैंने आपको बताया, मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद हम इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है कि इंक्लूसिव मेथड में हमारा अपर लिमिट दूसरे क्लास के लोअर लिमिट के बराबर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द टाइप ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द क्लास इंटरवल्स आर एडेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑर्डर इज क्लासिफाइड एज।
हमारे पास एक ऐसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे हम टॉप टू बॉटम ऐड करते हैं फ्रीक्वेंसीज को। ऐसे ऑर्डर, क्लासिफाइड ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हमारे सामने है वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी इज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी इज लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी इज ग्रेटर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हम वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या फिर ग्रेटर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं? जब हम टॉप टू बॉटम करते हैं, ऐड करते हैं फ्रीक्वेंसीज को, तो उसे हम उस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हम क्या कहते हैं? क्युमुलेट मीन्स ऐड करना, जमा करना, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें एक फॉर्मूला भी बताई थी, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला LTB, यानी कि टीबी जो होता है ये लंग्स की एक डिजीज़ है। क्या है? लंग्स की एक डिजीज़ है। इसका मतलब है लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो होता है, वहाँ पे ऐड होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कहाँ पे होता है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसका और इसका अपोजिट जो है वो है GBT। जो ग्रेटर देन होता है वो इसका अपोजिट होता है, ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। आपने सिर्फ एक याद रखना है, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा, वो इसका वाइस वर्सा है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका, उसे हम लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बड़ा ही आसान फार्मूला है आपके पास। टीबी जो होता है वो लेस यानी कि लंग्स पे होता है, इसलिए लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड कहाँ से होता है? टॉप टू बॉटम। एक क्वेश्चन बहुत बार SSB में भी पूछा गया है। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, द वर्कर सैलरी इज एज फॉलोज। आपके पास कुछ वर्कर्स की सैलरी दी गई है, 1000, 1400, 1200, 1600, 2800, 2000, 2200, ऐसे आपके पास बहुत सारी सैलरीज दी गई हैं अलग अलग एम्प्लॉयज़ की। अब आपसे क्या कहते हैं? द डिजायर्ड क्लासेस, आपके पास इनको कितने क्लासेस में इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो आपके पास ऑलरेडी दी गई हैं। अब आपने बताना है कि इसका क्लास इंटरवल हम कितना रखें ताकि हमारे पास 10 क्लासेस बने। तो मैंने आप लोगों को बड़ा ही आसान तरीका बताया था इसके लिए, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। आप इसको सॉल्व करें, आपके पास कुछ सेकंड्स का टाइम है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन इज 400, ऑप्शन बी इज 100, ऑप्शन सी इज 200, ऑप्शन डी इज 130। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया, मैंने आपको बताया था अगर आपके पास ऐसे फ्रीक्वेंसीज दी गई है और आपसे कहा जाता है कि इसको आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आपके पास नंबर ऑफ़ क्लासेस दी गई हैं, अपने क्लास इंटरवल निकालना है, या आपके पास क्लास इंटरवल दिया गया है, अपने नंबर ऑफ़ क्लासेस निकालने हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे, आपके पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दी गई है यहाँ पे, अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप इसको जो है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप इसको असाइन करें, तो ये आपके पास बन जाता है 1000, 1200, उसके बाद आपके पास बन जाता है 1400, 1600, ठीक है, 1800, 2000, ठीक है, 2000। इसी तरह आपके पास ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें सबसे पहले हमने देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे हमारे पास जो स्मॉलेस्ट रेंज है वो कौन सा है। स्मॉलेस्ट रेंज हमारे पास है 1000। हमारे पास लार्जेस्ट रेंज क्या है? लार्जेस्ट रेंज है हमारे पास वो है 3000। अगर आप यहाँ पे देखें, इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप जो है, अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें इस डेटा को, तो ये आपके पास लार्जेस्ट बनता है रेंज, ये बनता है आपके पास स्मॉलेस्ट रेंज। तो आपके पास फॉर्मूला है लार्जेस्ट रेंज माइनस स्मॉलेस्ट रेंज, ठीक है। करना है आपने डिवाइडेड बाई करना है आपने नंबर ऑफ क्लासेस से। नंबर ऑफ क्लासेस आपके पास दी गई है इज इक्वल टू क्लास इंटरवल। बड़ा ही आसान फार्मूला है। कल कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हमें ये फार्मूलाज याद नहीं रहते हैं, लेकिन देखें इन फार्मूलाज को आप बिल्कुल आसान तरीके से याद रख सकते हैं। डेटा को देख के ही आपको फार्मूला याद आना चाहिए। अभी आपने जो है नंबर ऑफ क्लास इंटरवल देखना है, तो आपके सीधे जहन में आना चाहिए क्लास इंटरवल के रिलेटेड कौन सी फार्मूला है। लार्जेस्ट रेंज माइनस स्मॉलेस्ट रेंज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू क्लास इंटरवल। ये फार्मूला बड़ा ही आसान है, ठीक है। L माइनस एस डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू इंटरवल, ठीक है। ये बड़ा आसान हो गया आपके लिए फॉर्मूला। आप देख लीजिए लार्जेस्ट रेंज हमारे पास क्या है, तो लार्जेस्ट रेंज हमारे पास है 3000। इसमें से आप देख लीजिए हाईएस्ट नंबर कौन है, वो है 3000। 3000 माइनस हमारे पास स्मॉलेस्ट रेंज क्या है 1000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्लासेस दिए गए हैं, इट्स 10 इज इक्वल टू क्लास इंटरवल। आपने क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना है। 3000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 10। तो 2000 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, 10 गया, ये आपके पास कितना बचता है
200। तो आपका जो क्लास इंटरवल इसमें बनेगा ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, इट इज़ 200। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को भी ये आसान लगना चाहिए, क्योंकि इससे आसान हम बना ही नहीं सकते हैं चीज़ों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 120 to 180 इज। हमारे पास एक क्लास दिया गया है 120 to 180 का एक क्लास, आपने बताना है इसका क्लास मार्क क्या है। ऑप्शन ए इज 150, ऑप्शन बी इज 30, ऑप्शन सी इज 60, ऑप्शन डी इज इनसफिशिएंट डेटा गिवन, यानी कि जो डेटा हमारे पास है वो बराबर नहीं है, इससे हम क्लास मार्क निकाल नहीं सकते हैं। तो आपने क्लास मार्क कैलकुलेट करके देना है, या आपने बताना है कि हमारे पास एडुकेट डेटा है, हमारे पास सफिशिएंट डेटा है कि नहीं। आप बिल्कुल कैलकुलेट करके दीजिए मुझे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। देखिए क्लास मार्क जो है, मैंने आपको क्लास मार्क की फॉर्मूला भी बताई थी कि हमारे पास जो क्लास मार्क के लिए फॉर्मूला है, बड़ा ही आसान फॉर्मूला है। अब आपको जो है क्लास इंटरवल कैसे कैलकुलेट करें, वो आपके पास ऊपर फॉर्मूला आ गया। अब क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए आप फॉर्मूला याद रखें, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, यानी कि इन दो को प्लस करना है, उसके बाद 2 से डिवाइड करना है, मिड पॉइंट को ही हम क्लास मार्क कहते हैं। ज़रा देखें आप, अगर हम अपर लिमिट देखेंगे हमारे पास 180 है, प्लस लोअर लिमिट हमारे पास 120 है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आप, ये देख लीजिए आपके पास 180 प्लस 20 आ जाता है 300, 300 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 150। सो द 150 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने इसमें कुछ और भी ऑप्शंस जो है इंक्लूड किए हैं। अगर आप इसको माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, आपको ये आंसर भी मिलेगा। या आप जो है, अगर आपके पास, अगर आप ये सोचें कि हमारे पास करेक्ट फार्मूला याद नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने जानबूझकर ये ऑप्शंस डाले हैं, लेकिन आपका करेक्ट फार्मूला जो है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 इज़ 150। 9 क्वेश्चंस हो गए हैं। 9 क्वेश्चनों में से, अभी 9 क्वेश्चंस में से अगर अभी तक आपने 7 क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि आसान है क्वेश्चंस की लेवल जो है ये मीडियम है, ये ना ही जो है डिफ़िकल्ट लेवल है ना ही सिंपल लेवल है, मीडियम लेवल में है। अगर आप 7 कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इन ए बार चार्ट। हमारे पास एक बार चार्ट दिया गया है। द मेथड्स यूज्ड टू डिस्टिंग्विश वन बार फ्रॉम अनदर मस्ट बी डिस्प्लेड सेपरेटली, सच डिस्प्ले इज़ कॉल्ड। यानी कि एक बार दूसरे बार से अलग होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, या जो हमारे पास डिस्प्ले होता है, उसको अलग अलग तरह से डिस्प्ले करने के लिए, यहाँ पे हमारे पास लाइन होता है, इस पे बार्स होते हैं ना, इन पे जो गैप रहता है, ठीक है, इनमें जो गैप रहता है, इसको किस तरह से अलग किया जाए एक बार को दूसरी बार से, ताकि ये अलग अलग दिखे हमें, उससे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ कंपोनेंट, ऑप्शन बी इज़ टाइम सीरीज, ऑप्शन सी इज़ नन ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन डी इज़ लेजेंड। नन ऑफ द अबव मैंने, यानी कि इन तीनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। आप सीक्वेंस पे ना जाए। तो क्या कहते हैं उस बार चार्ट में, उस मेथड को जहाँ पे हम बार्स को अलग अलग करते हैं, ताकि ये बार्स जो हैं बिल्कुल विजिबल हो इस टाइम सीरीज़ पे। ये जो हमारे पास टाइम सीरीज़ होता है ना, इस पर अलग अलग विजिबल हो, ये एक दूसरे के साथ हौज पौज ना हो, ये एक दूसरे के साथ जो है जंबल ना हो जाए। तो उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं, अगर आपके पास, अगर आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है लेजेंड। इसको हम लेजेंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सम टाइम डेटा इज गिवन in such way that it begins far away from zero, then it is called, then a line is drawn called। उसमें एक लाइन जब ड्रा की जाती है, उस लाइन को क्या कहते हैं हम, ठीक है। क्या हम उसे टाइम लाइन कहते हैं, क्या हम उसे गैप लाइन कहते हैं, क्या हम उसे फॉल्स बेस लाइन कहते हैं, या नन ऑफ द अबव। हमारे ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। देखें, ये हमारे पास है ग्राफ ड्रा करने का तरीका। ये हमारे पास एक्स एक्सीज है, ये हमारे पास वाई एक्सीज है, ठीक है। अगर हम ज़ीरो से बिगिन करते हैं तो दैट इज़ द करेक्ट लाइन, ठीक है। लेकिन अगर ज़ीरो से बिगिन नहीं होता है, अगर हमारा लाइन कहीं बीच में से बिगिन होता है, ठीक है, ज़ीरो से, ये हमारे पास 0 0 होता है, ओरिजिन जिसे हम कहते हैं, तो बीच में से यहाँ से कहीं स्टार्ट होता है, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं। अगर आपने अपना आंसर सेलेक्ट किया है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसी लाइन को हम फॉल्स लाइन कहते हैं। ये याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 12
में पूछा गया है टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच क्लास इज सब डिवाइडेड इनटू सब क्लासेस एंड फर्दर इनटू सब क्लासेस। हमारे पास क्लास सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है और ये फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ऐसे क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं हम? सिंपल क्लासिफिकेशन कहते हैं, ऑप्शन बी रैशनल क्लासिफिकेशन कहते हैं, ऑप्शन सी इज मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं, ऑप्शन डी इज रिफ्लेक्टेड क्लासिफिकेशन कहते हैं, ऑप्शन ई इज ओनली सी एंड डी, यानी कि हम उसको मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन भी कहते हैं या रिफ्लेक्टेड क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो आपके पास 5 ऑप्शंस है, अपने 5 ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है आपके लिए, आपके क्वेश्चन के लिए जो आपसे पूछा जा रहा है कि क्लास को सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, फर्दर उसको सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, ऐसी क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं। अपना आंसर आप सेलेक्ट कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चन को सोच के आप आंसर दे सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या कहीं मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन और रिफ्लेक्टेड क्लासिफिकेशन एक ही तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल गलत है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। So the classification in which the class is divided into subclasses, subclasses are further divided into subclasses, that classification is called the manifold classification. Stability principle of classification says, stability principle हमारे classification का क्या कहते हैं? I told you all the principle of the classification, whether it is mutually exclusive, whether it is exhaustive principle, whether it is suitability principle, in universality principle, all these principle have been discussed in our lectures। ठीक है, अगर आप पहले लेक्चर्स मोस्ट प्रोबेबली 11th लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 12th लेक्चर में, तो मैंने वो सभी प्रिंसिपल्स आप लोगों को बताए थे, अच्छे से समझाए थे एग्जाम्पल्स देके। अभी आप लोगों को इसमें गलती होने के चांसेस नहीं बनने चाहिए। ठीक है, देखें अभी आपके पास ऑप्शंस हैं, ईच आइटम शुड बी क्लासिफाइड, ऑप्शन बी इज आइटम शुड फॉल इन वन क्लास ईच, यानी कि ईच क्लास शुड फॉल इन वन क्लास, ईच आइटम शुड फॉल इन वन क्लास ओनली, जिसमें लैंग्वेज का थोड़ा गड़बड़ है। ऑप्शन सी इज क्लासिफिकेशन शुड बी सूटेबल एज पर रिसर्च, ऑप्शन डी इज क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल कॉमन प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड फॉर होल क्लासिफिकेशन। आपने बताना है स्टेबिलिटी प्रिंसिपल जो है क्लासिफिकेशन का वो क्या कह रहा है। अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज, अगर आप पहला देखेंगे ईच आइटम शुड बी क्लासिफाइड, ईच आइटम शुड बी क्लासिफाइड, तो ये एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल है, याद है आप लोगों को। यहाँ पे दूसरा है ईच आइटम शुड फॉल इन वन क्लास ओनली, तो ये हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, याद है आप लोगों को। क्लासिफिकेशन शुड बी सूटेबल एज पर रिसर्च, तो ये याद है आपको, ये है सूटेबिलिटी प्रिंसिपल। याद आ रहा है आप लोगों को कुछ जो हमने पढ़ा था कि सब कुछ भूल गए हो? और हमारे पास है कॉमन प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड फॉर द होल क्लासिफिकेशन, एक ही प्रिंसिपल सारी क्लासिफिकेशन, जब हम क्लासिफाई करते हैं किसी डेटा को उसमें एक प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए थ्रू आउट, तो उसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी प्रिंसिपल। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 1990 टू 2021 फॉल्स इन विच क्लासिफिकेशन। हमारे पास जो पॉपुलेशन है 1990 से 2021 की, अगर आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये किस क्लासिफिकेशन में फॉल करेगी। मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बताया था, बहुत सारी कैटेगरीज हमने पढ़ी, उसमें आपने बताना है ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। अगर आपने पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दी गई है आपको, तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, यहाँ से यहाँ इस रेंज में। ऑप्शन ए इज टेम्पोरल, ऑप्शन आप इसको टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, ऑप्शन बी इज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी इज न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन एंड ऑप्शन डी इज सीजनल क्लासिफिकेशन। कौन सी क्लासिफिकेशन में ये फॉल करेगा? अगर आपको पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 1990 टू 2021 दी गई है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कौन सी क्लासिफिकेशन में ये फॉल करेगा? ठीक है, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, ना ही तो ये सीजनल क्लासिफिकेशन में फॉल करेगा, ना ही जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में फॉल करेगा। अब आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, वेदर इट विल फॉल इन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन और इट विल फॉल इन न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं किया तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड दिया गया है। जब टाइम पीरियड की बात चल रही हो तो उसे हम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कहते हैं या टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन कहते हैं, ना कि न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14 इज टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, ऑप्शन ए। 14 क्वेश्चन में से अभी तक अगर आपने 11 क्वेश्चन किए हैं या 12 क्वेश्चन किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, अनदर नेम फॉर प्रीफेटरीज। प्रीफेटरी हमारे पास एक टर्म है टेबल्स में, जब हम टेबल्स के पार्ट्स पढ़ते थे तो टेबल्स के पार्ट्स जब हम पढ़ते हैं उसमें एक हमारे पास टर्म है प्रीफेटरी। प्रीफेटरी किसको कहते हैं, यानी कि प्रीफेटरी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इज कॉलम हेडिंग, ऑप्शन बी इज हेड नोट, ऑप्शन सी इज कैप्शन, ऑप्शन डी इज रो हेडिंग, ऑप्शन ई इज बोथ सी एंड डी। आप लोगों के सामने है, देखिए प्रेफर्ड, ये जो हमारे पास रो हेडिंग है इसी को हम कभी कभी कैप्शन भी कहते हैं, ठीक है, और कॉलम हेडिंग को हम कभी कभी स्टब कहते हैं। ये जो हमारे पास प्रेफर्ड है इसको हम कभी कभी हेड नोट भी कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि हेड नोट को ही प्रेफर्ड कहते हैं। यहाँ पे हम करेंसी या यूनिट्स वगैरह मेंशन करते हैं, अगर कोई यूनिट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं हम टेबल में तो उसमें उसका जिक्र हम प्रेफर्ड या हेड नोट में ही इस्तेमाल करते हैं, जिक्र करते हैं, ठीक है, मेंशन करते हैं वो चीज़ें। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 इज प्रीफेटरी का दूसरा नाम क्या है? हेड नोट। अगर आपको ये चीज़ें भूल गई हैं तो वापस जाएं, पार्ट्स ऑफ टेबल जो मैंने पढ़ा था, किस तरह से टेबल बनते हैं, कौन कौन से अच्छी आदतें हैं जो हमने टेबल बनाते समय जो है ऑप्ट करनी चाहिए, वो भी मैंने बता चुका हूँ वहाँ पे, वो उस चीज़ को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व इज ड्रॉन फॉर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व जो है वो किसके लिए बनाई जाती है? मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक तो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व भी इसको कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व, याद रखें फ्रीक्वेंसी कर्व जो है ये हम फ्री हैंड से बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व जो है इसके लिए हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं दो पॉइंट्स को यूजिंग स्केल। अच्छा, ये किसके लिए बनाई जाती हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो बनाई जाती है ये बनाई जाती है क्या कंटिन्यूस डेटा के लिए बनाई जाती है, डिस्क्रीट डेटा के लिए बनाई जाती है, दोनों के लिए बनाई जाती हैं, किसी के लिए नहीं बनाई जाती है? तो अगर आपने इसको आंसर किया है तो मैं आपको बता दूं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व हो एक ही बात है। इसको हम कंटिन्यूस डेटा के लिए बना सकते हैं, जैसे हमारे पास हिस्टोग्राम्स हैं, हिस्टोग्राम्स के मिड पॉइंट्स लेते हैं उनको ज्वाइन करते हैं, या फिर हम इसको डिस्क्रीट डेटा के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट डेटा में भी हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। इसी तरह हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी कर्व है दैट कैन ऑल्सो बी मेड फॉर बोथ कंटिन्यूस एज वेल एज डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। चलिए, ये थे हमारे पास आज के 16 क्वेश्चन इस सेट में, क्वेश्चन सेट 3 में। और मैं आपको बताऊं, पिछली बार मैंने आपको जो टेस्ट का एमसीक्यू सेट बताया था उसमें एक क्वेश्चन था ओपन एंड क्वेश्चंस एंड क्लोज्ड एंड क्वेश्चंस। ओपन एंड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका एंड ओपन होता है, यानी कि डिस्कशन के लिए ओपन रहता है। क्लोज्ड एंड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर वन वर्ड में होता है, यस, नो, मे बी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। कभी बोलने में गलती हो जाती है, जल्दी में गलती हो जाती है, तो उस चीज़ को आप दरगुजर किया करें। और आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा है ये चीज़ें, तो इसमें आप कोई कन्फ्यूजन होने की बात है नहीं, ठीक है। चलिए, आज का एमसीक्यू सेट यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू सेट आ जाएगा वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे ही आएगा, ठीक है। उसमें सभी चीज़ों को आप रिवाइज़ करें, उसमें हम सभी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे, और फॉर्मूलाज भी किस तरह से याद रखें उसके लिए मैं कोई ट्रिक वगैरह आपको बता दूंगा। चलिए, यहाँ से ही आपसे इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, आस पड़ोस का ख्याल रखें। टेक केयर।